हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारों, आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक ऐसा वायरल पेपर बताने वाला हूं जो कि 24 फरवरी को 100% आपके एग्जाम में बनने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी सबसे अच्छी ये बात है कि मैं आप लोगों को जो ये कोड है 801 HF कोड है, इस कोड का पेपर का मैं सोल्यूशन में बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कराया हूं, ताकि आपको ये मालूम चल पाए कि ये पेपर आने वाला है तो इसको मैं बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखूंगा। पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूं। सेम पेपर आपके बनने वाले हैं और पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम की कॉपी जैसे मैं लिखा हूं वैसे लिख के आना है आप लोगों को। एडमिट कार्ड लेकर जाना है आप लोगों को और सही सही 10 अंकों का अनुक्रमांक यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिएगा। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय दिए गए हैं, 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है। नीचे जब आप बढ़ोगे, देखिए पेपर पूरा का पूरा मैं दिखा रहा हूँ। निर्देश दिया गया है। पहला निर्देश बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब मेरे प्यार, 15 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा इस पेपर को पढ़ने के लिए। दूसरा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। मतलब यह पेपर जो है 2 खंडों में बना हुआ है, एक तो खंड अ में, दूसरा खंड ब में विभाजित है। तीसरा पॉइंट यह का है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसमें सही विकल्प का चयन करके वो एमआर शीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। कहने का मतलब कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न है। कितने बहुविकल्पीय प्रश्न है? 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, उनका उत्तर आपको ओ एमआर शीट पे देना होगा। नीले पेन से रहेंगे या काले पेन से रहेंगे, पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, जेल वाली पेन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह आप लोगों को ख्याल रखना है। चौथा है कि खंड अ में बहुविकल्पीय प्रश्न, तो प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। खंड अ में जो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा उसमें बोला है कि एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा गया हुआ है इसमें। अगला निर्देश है कि प्रश्न पत्र के खंड अ के प्रश्नों हेतु 1 घंटा तथा खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। मतलब सिंपल बात यह है कि खंड अ में जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा उसको हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया गया। मेरे प्यारों, जो 5 मिनट में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर डालोगे, पूरा का पूरा सोल्यूशन बताने वाला हूँ। बाकी जितना समय बचेगा पूरा का पूरा खंड ब में लगा दीजिएगा हल करने के लिए। इसके बाद है प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, मतलब हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का होगा हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। तो यह आप लोगों का मेरे पास जो निर्देश था, निर्देश पढ़ के मैंने यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में बता दिया। पेपर जब से स्टार्ट है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले आएगा आप लोगों का खंड अ और इसमें रहेंगे आपके बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए सबसे पहले खंड अ आया है। खंड अ में दिया हुआ है मेरे प्यार, जो बहुविकल्पीय प्रश्न है। इन बहुविकल्पीय प्रश्न का उत्तर आपको ओ एम आर शीट पे देना होगा। देखिए ये आपकी ओ एम आर शीट है। यहाँ पे फोटो आप लोगों का लगा हुआ मिलेगा मेरे प्यार बच्चों। ठीक है, फोटो लगा हुआ मिलेगा। बाकी ये सारी चीजें जो है फिलअप रहेंगी। भरना क्या होगा मेरे प्यार बच्चों, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे प्रश्न पत्र मार्क सीरीज सिर्फ भरना होता है। मार्क सीरीज का मतलब होता है मेरे प्यार बच्चों, ये जो पेपर कोड होता है उसी को मार्क सीरीज कहते हैं। पेपर कोड में देखिए इधर दिया ना 801 HF, तो जो HF होता है वही मार्क सीरीज होता है। तो पहला क्या था? H और दूसरा क्या था? F। तो पहला अक्षर H था तो वहां पे H भरेंगे, दूसरा अक्षर F था तो F भरेंगे। अब H वाला हम लोग कॉलम ढूंढेंगे कि यह H वाला कॉलम यहाँ पे है, तो H वाले कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट रूप से इसको रंग देंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें F वाले कॉलम को ढूंढेंगे कि F कहाँ दिख रहा है, तो F यहाँ पे है, फिर F को आप लोग कर दीजिएगा यहाँ पे इस तरह पूरा का पूरा कलर कर दीजिएगा। क्लियर है? अब क्या भरना होता है इसमें? अब कुछ नहीं, परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपके कक्ष निरीक्षक सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी हुई मिलेगी। यह जो कॉलम है यह चित्रकला की पेपर के लिए, क्या आप आलेखन कर रहे हो कि प्रावैधिक कला कर रहे हो। देखिए इसमें आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, रंगना होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, पहला प्रश्न देखिए कि वैदेही वनवास के रचनाकार हैं। ये प्रश्न कितने नंबर के लिए दिया गया है? 1 नंबर के। तो वैदेही वनवास के रचनाकार इन चारों ऑप्शन में से कौन है मेरे प्यारों बच्चों? वो है आपके सी वाले ऑप्शन। कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी हैं। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी हैं, तो पहले का सी है मेरे प्यारों बच्चों। तो पहले का सी आपको इस तरह करना है और पहले के सी को आप लोगों को कलर करना है इस तरह। पहले के सी हो गया, यहाँ पे क्या कलर हो गया। इसी तरह एक प्रश्न और मैं बताऊं दूसरा। तो दूसरा है कि प्रयोगवाद के कवि हैं। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। तो प्रयोगवाद के कवि जो है इन चार ऑप्शन में से वो अज्ञेय जी है, मतलब बी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर है। तो बी वाले ऑप्शन को देखिए, दूसरे का बी है तो दूसरे का बी आप लोगों को रंगना है। अब मेरे प्यारों को बस मैं प्रश्न बता देता हूं, आप लोग रंग लीजिएगा। ठीक है, मैं उत्तर इसका बता देता हूं, आप लोग इसी तरह 20 प्रश्नों को रंग दोगे, ये हो जाएगा आप लोगों का कंप्लीट। चलिए मैं डायरेक्ट आंसर बताता चलता हूं, रंगने का तरीका बता दिया, रंग लीजिएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, भाव विलास के रचनाकार हैं। तो भाव विलास के रचनाकार कौन है मेरे प्यार? देव जी। कौन? देव जी है। तीसरे का ए जो राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है छत्रसाल दशक किसकी रचना है?
तो छत्रसाल दशक किसकी रचना है मेरे प्यारों इन चार ऑप्शन में से? भूषण जी की। किनकी? भूषण जी की। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पांचवा है कि कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो कला और बूढ़ा चांद के तो सुमित्रानंद पंत जी हैं। डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला है कि नीट का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीट का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? आत्मकथा। मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग रंग लीजिएगा, छठे का बी आपको रंगना होगा। सातवां, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। तो शुक्ल युग के लेखक इन चारों ऑप्शन में से कौन है? श्री श्याम सुंदर दास जी। तो सातवें का सी है, तो सातवें के सी पे जाके आपको रंग देना है। क्लियर है? चलिए अब आइए आठवां। आठवां देखिए क्या, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो इसमें जो दिया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ये पेपर में मिस्टेक किया गया है। ठीक है, बोर्ड द्वारा मिस्टेक किया गया है। इसमें मेरे प्यारे बच्चों जो होना चाहिए, कोई भी ऑप्शन नहीं है। सारे कथन जो है मेरे प्यारे बच्चों गलत है। सारे के सारे जो कथन है वो गलत है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद 9 है कि परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो परीक्षा गुरु किस विधा की रचना है? उपन्यास। मतलब 9 का सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं 11वां प्रश्न, बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है? तो बाढ़ भट्ट की आत्मकथा के रचनाकार की अगर हम बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। मतलब डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11वां देख लीजिए, रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं मेरे बच्चों? 4। 4 मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 12वां की पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में मेरे प्यारे बच्चों जो है रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसलिए बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार। वहीं अगर हम बात करें 13वां, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो सोरठा के पहले चरण में तो 11 मात्राएं होती हैं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14वां कि निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो निर्दय में पूछा है मेरे प्यारे बच्चों उपसर्ग की, जो उपसर्ग मतलब आगे जो जुड़ता है, तो निर हो जाएगा। मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 14 प्रश्न मैंने बता दिया। आइए 15वां प्रश्न जल्दी से देखिए। 15वां, जैसे नीलगाय में कौन सा समास है? तो नीलगाय में कर्मधारय समास है। ठीक है, कर्मधारय मतलब ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16वां, खेत का तत्सम। तो खेत का तो मेरे प्यार क्या होता है? क्षेत्र। खेत का क्या होता है? क्षेत्र। मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17वां की युष्मत शब्द का अगर हम पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप देखेंगे तो क्या होगा? युष्मत होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लीजिए 18वां, भाववाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो भाववाच्य में मेरे प्यारे बच्चों क्रिया की प्रधानता होती है। क्रिया मतलब सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कम समय में पूरा का पूरा पेपर कर रहा हूं, जल्दी से देख लो। 19वां है कि वाक्य के कितने तत्व होते हैं? तो वाक्य मेरे तत्वों की बात करें 2 होते हैं। 2 मतलब पहला वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अविकारी पद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अव्यय से। ठीक है, कि अव्यय पद से नाम से जाना जाता है। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट। देखो 20 का 20 जैसे क्या है, 20वें का बी है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, 20वें के बी को आपको क्या कर देना है? कलर कर देना है। यही काम आपको पूरा करना है। 19 का ए है तो 19 का ए को कलर कर देना, बस यही काम मेरे प्यार जो करना है। तो पूरा उत्तर बता दिया। देखिए अब आएगा खंड ब। देखिए खंड ब में दिया हुआ है मेरे पास जो वर्णात्मक प्रश्न, कितने नंबर के लिए रहेंगे? 50 नंबर का वर्णात्मक प्रश्न दिया गया है। और प्रश्न 21 से स्टार्ट है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए 6 नंबर के लिए। देखिए सबसे पहले आप लिखना कैसे प्रारंभ करोगे? आप लिखिएगा खंड ब वर्णात्मक प्रश्न, प्रश्न उत्तर संख्या 21। ठीक है, अब प्रश्न उत्तर संख्या 21 में 2 प्रश्न दिए गए हैं। एक आपका क वाला दिया गया है, अगर क वाला नहीं कर पाते हो तो अथवा करके नीचे आपका ख वाला दिया गया है। दोनों में से कोई एक ही करना है, जिसमें से मैंने क वाला किया हुआ है। ठीक है, क वाला किया है मेरे प्यारे बच्चों। क वाला है कि काशी के उत्तर में, ठीक है, धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था, ये वाला हमने किया है। तो इसको लिखोगे कैसे? देखो पहले आप संकेत लिखना संकेत। संकेत में लिखना काशी के उत्तर में डॉट डॉट मा ए जना पूर्वास्ते। इसका मतलब क्या होता है? संकेत का मतलब मेरे प्यार ये होता है कि काशी के उत्तर में आगे के 2-3 वर्ड लिख देना, फिर डॉट डॉट करते हुए लास्ट के 2 वर्ड लिख देना। इससे एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा कि दोनों में से आपने कौन सा गद्यांश किया हुआ है। तो गद्यांश तो आपको मालूम चल गया। इसके लिए 3 प्रश्न है, अ ब स। पहले अ वाला प्रश्न को उत्तर दोगे कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए संदर्भ कैसे लिखा जाता है, तो एक लाइन छोड़ के अ वाला डालोगे संदर्भ। ब्लैक पेन से या ब्लैक स्केच का भी यूज कर सकते हो, लेकिन स्केच में क्या होता है छपने लगता है, तो आपको ब्लैक पेन का ही यूज करना है। मोटा ब्लैक पेन ले लीजिएगा। संकेत आपने डाल दिया, अ वाला डाला आपने संदर्भ। ठीक है, संदर्भ कैसे लिखा जाता है? प्रस्तुत गद्य अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित। ममता, देखो ममता यहाँ पे ब्लू पेन से लिखा गया, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना है, ममता को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ममता नामक कहानी से उद्धृत है और इसके लेखक जो है छायावादी युग के प्रवर्तक कौन? श्री जयशंकर प्रसाद जी। देखिए इनको भी ब्लैक पेन से लिखना है, बिल्कुल सही लिखा गया है। ऐसे आपको संदर्भ लिखना है। फिर एक लाइन का गैप देंगे, फिर अगला प्रश्न देखेंगे क्या है।
अगला है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि भग्न चूड़ा तृण गुल्मों से ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी, इसका व्याख्या करना है। तो देखिए यहां से व्याख्या करना चालू कीजिए। ब डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। श्री जयशंकर प्रसाद जी का कहना है कि काशी जो है भारत का पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके उत्तर में सारनाथ है, जहां बौद्ध भिक्षुकों को बौद्ध विहार टूटकर खंडरों में बदल चुके थे। इन बौद्ध विहार में तत्कालीन वास्तुकला एवं शिल्पकला के बेजोड़ नमूने अब भी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ठीक है, यहाँ पे आपको खड़ी पाइट देना पड़ेगा। जो कि मौर्य और गुप्त वंश के सम्राटों की कीर्ति का गान करते प्रतीत हो रहे थे। इन भवनों के शिखर टूट चुके थे। खंडरों में देखो, खंडरों का मतलब जैसे खंडरों की दीवारों पर घास फूस तथा लताएं उग आई थी। टूटी फूटी ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे पड़े थे। और इन ईंटों में, यहां तक आपने नोट कर लिया, इन ईंटों में देखिए ये पेज भर गया। गलती आप करते क्या है, जब पेज भर जाता है ना तो यहाँ पे आपको पीटीयू डालना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पीटीयू भूलिएगा मत, पीटीयू यहाँ पे डाल लीजिएगा। इसके बाद इधर पलट के अपना लिखिएगा। ठीक है, कुछ लाइन बचा होगा तो इस पे लिख दीजिएगा। जैसे यहाँ बचा है कि बिखरी पड़ी थी, देखिए पड़ी थी ऐसे लिखाएगा। भव्य भारतीय शिल्पकला ग्रीष्म ऋतु की शीतल चांदनी में यह उत्कृष्ट शिल्पकला अब अपने को भी शीतल कर रही थी। ठीक है, यह पेपर मैंने किसी दूसरे से लिखवाया हूँ। ठीक है, तो देख रहा हूँ ये भी कि वह कहाँ पे मिस्टेक किया है। ठीक है, और आपको कौन सा मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, तो ब वाला प्रश्न हो गया। स वाला एक लाइन का गैप देके आप स वाला डालिए। स वाला है कि धर्मचक्र कहाँ स्थित था, तो इसका उत्तर देना है कि धर्मचक्र मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति के अवशेष रूप में काशी के उत्तर में सारनाथ नामक स्थान पर स्थित था। अब जाके यह प्रश्न जो उत्तर 21 है वो समाप्त हो गया। प्रश्न 22 करना है। देखिए इतना जगह बचा है, जब इतना बचा हो तो प्रश्न 22 कर सकते हो। थोड़ा सा बचा रहता तो नए पेज से प्रारंभ किया जाता है, लेकिन जगह ज्यादा बचा है तो प्रश्न उत्तर संख्या 22 आप डालोगे। प्रश्न उत्तर संख्या 22 के मेरे ख्याल से देखिए, प्रश्न उत्तर 22 आपके यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न के उत्तर दीजिए। 6 नंबर दिया जाएगा। पद्यांश आ गया है। पद्यांश इसमें भी आपका क वाला दिया है। क वाला नहीं कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों तो अथवा करके देखिए पीछे ख वाला दिया गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे क वाला करवाया है। तो क वाला तो लिखेंगे प्रश्न उत्तर संख्या 22 में लिखेंगे संकेत कि पूर्ते निक्सी, मतलब पूर्ते निक्सी शुरू के कुछ वर्ड डॉट 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 कि चारू चली चल चुहे, मतलब यहां तक। ठीक है, तो शुरू के कुछ वर्ड डॉट डॉट लास्ट के कुछ वर्ड लिख दोगे, संकेत का काम करने लगेगा। एग्जामिनर को मालूम चल जाएगा आपने कौन सा किया है। ठीक है, इसके नीचे 3 प्रश्न है, पहला दूसरा तीसरा। पहला है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कीजिए। तो पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या, तीनों पहले लिखेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न में पहले संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसी द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित वन पथ, देखिए किस चैप्टर से लिया गया मेरे प्यारे बच्चों, वन पथ शीर्षक कविता से अवतरित है। यह आपका क्या है, संदर्भ है। संदर्भ के बाद इसमें प्रसंग भी लिखना पड़ेगा। तो प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग हेडिंग डाल लीजिएगा कि कवि ने इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल ही वन को जाती हुई सीता जी की थकावट का मार्मिक वर्णन किया है। ठीक है, अब जाके इसके नीचे मेरे प्यारे बच्चों तब व्याख्या डालेंगे। ठीक है, तो व्याख्या में लिखेंगे कि राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ, ठीक है, सिंगवेरपुर से आगे 2 कदम ही चले थे। अब चले थे यहाँ पे जब समाप्त हो जाए तो खड़ी पाई देना भूलना नहीं है। चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने के बूंदे झलकने लगी। अब यहाँ सेंटेंस खत्म है, फिर आपको खड़ी पाई डालना है। और इनके सुंदर ओठ थकावट के कारण सूख गए। तब सीता जी ने अपने प्रियतम राम से पूछा, अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा, कितनी दूरी पर पत्तों की कुटिया बनाकर रहेंगे। अंतर्यामी श्री राम सीता जी से व्याकुलता के कारण तुरंत समझ गए। अब यहाँ पे खड़ी पाई आपको डालना पड़ेगा। सेंटेंस जैसा समाप्त होता है कि वे बहुत थक चुकी हैं फिर यहाँ पे और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी को ऐसी दशा देखकर श्री राम के सुंदर नेत्रों में आंसू टपकने लगे। ये उसका व्याख्या है। व्याख्या, यह पहला प्रश्न भी कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अभी तो फिर दूसरा है कि पर्णकुटी में समास विग्रह कीजिए और समास का नाम भी लिखिए। तो इस प्रश्न को इधर किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। लिखेंगे पर्णकुटी में, देखिए दूसरा, पर्णकुटी में कर्मधारय समास है और इसका समास विग्रह अगर करेंगे तो पत्तों की कुटिया होगा। इसके बाद एक प्रश्न और है, यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पर्णकुटी करी हो कित में कौन सा अलंकार है। तो इसमें देखिए तीसरा में अनुप्रास अलंकार है। क्लियर है। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 23।
प्रश्न नंबर 23 है कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर के लिए दिया गया है, 2 नंबर उसके संदर्भ में, 3 नंबर इसके हिंदी अनुवाद में। इसमें भी 2 दिया है। क वाला नहीं करोगे तो अथवा करके आपको पीछे इधर दिया गया है मेरे प्यारो बच्चों, ख वाला। तो क कीजिए या ख कीजिए, दोनों में से कोई एक ही करना है। तो मैंने क वाला करवाया है, तो इसलिए क वाला देखिए। पहले पहले क वाला कैसे डालेंगे, देखिए प्रश्न उत्तर 23 डालेंगे, फिर यहाँ पे संकेत। यहाँ प्रश्न उत्तर 23 डालोगे तभी चलेगा, लेकिन आप लोग प्रश्न उत्तर संख्या 23 डाल दीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रश्न उत्तर संख्या 23, संकेत में लिखिएगा ऐसा नगरी। ऐसा नगरी मतलब कि 2 वर्ड आगे के लिख दीजिएगा, फिर डॉट 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 पारसी भाषा कारित, 2 वर्ड लास्ट का लिख दीजिएगा। एग्जामिनर समझ में आ जाएगा एग्जामिनर की यही आपने किया है। इसके बाद ठीक है, इसके बाद तब संदर्भ आप लिखोगे। संदर्भ में लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। देखिए हिंदी हुआ, संस्कृत खंड हुआ, वाराणसी, इनको ब्लैक पेन से लिखना है आप लोगों को, ताकि एग्जामिनर का ध्यान जा पाए, पूरा का पूरा नंबर आपको दे पाए। इसके बाद एक लाइन छोड़ के प्रसंग लिखिए कि इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है। तो वाराणसी की ऐतिहासिकता के बारे में और अवस्थिति के विषय में बताया गया है। क्लियर है। अब हम इसका अनुवाद देखेंगे इस साइड। अब मेरे प्यारे बच्चों देखिए, इसमें में क्या है कि कुछ गलतियां आपने समझा कि यहाँ पे संदर्भ और प्रसंग बिल्कुल सही लिखा गया, लेकिन अनुवाद लड़के ने क्या किया है कि अनुवाद इसका न देकर अनुवाद दे दिया है मेरे प्यारे बच्चों, ये पीछे वाले का अनुवाद इसका कर दिया है। ठीक है, तो अनुवाद आप लोगों को इसका करना चाहिए। देखिए अनुवाद ये दूसरे का दिया गया है, बिल्कुल गलत है। अनुवाद ये किसी दूसरे का दे दिया है। इसका जो अनुवाद होगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं दिखा देता हूं, इसका अनुवाद यहाँ पे होगा। देखिए आप नोट कर सकते हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूं, जरूर से जरूर इसको संशोधन कर लेना। अनुवाद इसका यह होगा कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा सिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। वह उनके ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ था कि उसने उपनिषदों का अनुवाद जो है फारसी भाषा में कराया। यह होगा मेरे प्यारों चो उसका हिंदी अनुवाद। समझे आप, यह लड़के ने गलत लिखा है, उसको आप ना लिखिएगा, इसको लिखिएगा अनुवाद। सिर्फ अनुवाद ही गलत है, बाकी सब सही है। ठीक है, देखिए मैं दिखा भी देता हूँ पूरा डिटेल में। यहीं से प्रश्न स्टार्ट था ना कि प्रश्न उत्तर संख्या 23, इसका संकेत भी सही है, संदर्भ भी सही है, प्रसंग भी सही है, लेकिन इसने क्या किया है कि अनुवाद दूसरे वाला का लिख दिया। तो ऐसी गलती नहीं करना है। अभी जो मैंने अनुवाद आप लोगों को दिखाया, एक बार फिर दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह वाला अनुवाद आप यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये रहा कि 24 फरवरी को आप भी गलती कर दोगे तो ये भी नंबर, यहाँ से 3 नंबर आपके कट जाएंगे। तो अनुवाद की जगह यह वाला अनुवाद आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आप प्रश्न उत्तर 24 आइए। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 24 क्या है उसको देखते हैं। तो प्रश्न उत्तर संख्या 24 है। देखिए प्रश्न नंबर 24, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब मेरे प्यार जो हिंदी में अनुवाद करना है, संस्कृत का पद्यांश आ गया। अभी हमने संस्कृत का गद्यांश देखा है, पद्यांश है, 5 नंबर के लिए बोला है। इसमें भी संदर्भ और अनुवाद करोगे तो 5 नंबर मिलेगा। इसमें भी क और ख 2 ऑप्शन दिया गया है कि क कीजिए या अथवा करके ख कीजिए। देखिए क्या इसने किया हुआ है। प्रश्न उत्तर संख्या 24 आप डालिएगा। संकेत में किस्मित गुरु तरण भूमि वाला, मतलब यह वाला उसने किया है, पहला वाला। ठीक है, संकेत से मालूम चल गया किसने पहला वाला किया है। संदर्भ लिखा है क्या इसने कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत खंड के जीवन सूत्राणु पाठ से उद्धृत है। मतलब जीवन सूत्राणु चैप्टर से लिया गया है। सिंपल समझ में आ गया आप लोगों को। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, आपको मेन पॉइंट को ब्लैक पेन से हाईलाइटेड कर देना। आप प्रसंग लिखोगे कि इन श्लोकों में यक्ष ने प्रश्नों और युधिष्ठिर के उत्तरों के माध्यम से माता पिता इत्यादि के महत्व को दर्शाया है। इत्यादि में महत्व को दर्शाना, इत्यादि के महत्व यहाँ पे कीजिएगा, इत्यादि के महत्व को दर्शाया गया है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों इसका अनुवाद इधर लिखा गया है। अनुवाद देख लीजिए, अनुवाद बिल्कुल सही लिखा गया है। अनुवाद डालिएगा, लिखेगा यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है क्या कि भूमि से महान क्या है, आकाश से ऊंचा कौन है, वायु से अधिक शीघ्रगामी क्या है, तिनके से अधिक दुर्बल मतलब क्षीण बनाने वाली क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देता है, क्या देता है कि पृथ्वी से अधिक भारी माता है, आकाश से अधिक ऊंचा पिता है, वायु से अधिक शीघ्रगामी मन है, और तृण से अधिक दुर्बल बनाने वाली जो है वो चिंता है। यह है उसका अनुवाद। क्लियर है। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 25। देखिए प्रश्न नंबर 25 है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब ये खंड काव्य मैंने इसलिए नहीं लिखवाया है क्योंकि ये जिला वाइज जाता है। अब मेरे चैनल पे सभी जिलों के छात्र पढ़ते हैं तो मैं सबका नहीं करा सकता हूं। आप देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, वही आपको एग्जाम में करना पड़ेगा, तभी आपको नंबर मिलेगा, ना था 1 नंबर नहीं मिल सकता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सा पूछा जाता है। वैसे बहुत दिया है, मुक्ति दूत, फिर यहाँ पे ज्योति जवाहर दिया है। ज्योति जवाहर के बाद मेरे प्यार से मैं दिखाता हूँ आपको। ज्योति जवाहर के बाद आप देख सकते हैं मेवाड़ मुकुट,
अग्र पूजा, इसके बाद जय सुभाष, फिर मातृभूमि, कर्ण दिया गया है, फिर करमवीर दिया गया है, करमवीर के बाद देखिए तुमुल दिया गया है। इतने सारे दिए हैं, लेकिन सभी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पूछे जाते हैं। आप देख लीजिएगा, ठीक है, तो वही लिखिएगा। प्रश्न नंबर 26 आइए। 26 का क, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना को उल्लेख कीजिए। 5 नंबर के लिए है, ठीक है। तो 5 नंबर के लिए मेरे पास जो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है। कैसे लिखोगे पहले देखिए। इसने लिखा है, यहाँ पे जगह खाली था तो यहीं पे लिख दिया कि प्रश्न उत्तर संख्या 26, 26 का क का दूसरा जीवन परिचय किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का। अब देखिए, पहले आप यहाँ पे कोष्टक बना के संक्षिप्त परिचय लिख दीजिए। इनमें नाम होना चाहिए। नाम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म सन 1884 में, जन्म स्थान जीरादेई छपरा नामक ग्राम में, पिता का नाम महादेव सहाय, माता का नाम कमलेश्वरी देवी, रचना है भारतीय शिक्षा मेरी आत्मकथा, मृत्यु सन 1963 में। आप यहाँ जीवन परिचय डालने वाले लिखोगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म सन 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के छपरा जिले के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? महादेव सहाय, तथा माता का नाम था कमलेश्वरी देवी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधावी छात्र थे, मतलब पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। सभी परीक्षा में सदैव प्रथम स्थान आते थे। इन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए व एमएल की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनका लगाव प्रारंभ से ही राष्ट्रीय सेवा में था। गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और आजादी के आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने पूरी तरह से देश सेवा में चले गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। भारत सरकार ने इनकी महानताओं के सम्मान स्वरूप देश की सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से सम्मानित किए हैं। इस प्रकार जीवन भर राष्ट्र की सेवा करने वाले भारत माता के यह महान सुपुत्र निधन सन 1963 में हो गया। अब यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रमुख रचनाएं, तो रचनाएं आप ऐसे लिख सकते हो। रचनाएं में भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृति मेरी आत्मकथा। वैसे एक ही रचना लिखा जाता है, लेकिन 2-3 लिख दोगे तो और अच्छी बात है, अन्यथा एक भी लिख दोगे तो चलेगा। प्रश्न उत्तर संख्या 26 का ख। देखिए 26 का ख क्या है? यहाँ पे दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर। अब एक कवि का जीवन परिचय, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों में से किसी एक का ही लिखना है। तो देखिए इसने लिखा है प्रश्न उत्तर संख्या 26 ख का पहला, मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी का। तो यहाँ संक्षिप्त परिचय में पहले नाम तुलसीदास, जन्म जो है 1532, ईस्वी लिखना मत भूलिए, यहाँ पे ईस्वी जरूर है। माता का नाम अगर हम बात करें हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे, मृत्यु 1623 में, रचनाएं रामचरितमानस। ठीक है। अब यहाँ पे जीवन परिचय नहीं डालने वाले लिखोगे। तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में राजापुर बांदा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। अब देखिए कुछ लिखा गया है, यहाँ पे आपको कुछ सही से लिखना है। कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म जो हुआ था एटा जिले के सूरो नामक स्थान पर हुआ था। तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। तुलसीदास का बचपन बड़े ऐसे दिखाता है, बड़े कष्टों में बीता। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था। उनकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी। तुलसीदास अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। एक दिन उनकी पत्नी बिना बताए मायके चली गई। तब तुलसी आधी रात का आंधी तूफान का सामना करते हुए उनके पीछे पीछे ससुराल आ पहुंचे और इस पर इनकी पत्नी ने उनसे कहा कि लाज ना आई आपको दौरे आए हूं साथ। पत्नी की इस फटकार ने तुलसीदास को संस्कारिक मोह माया से विरक्त कर दिया। तुलसी ने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना की और 1623 ईस्वी में इनकी जो हो गई मृत्यु हो गई। रचनाएं रही बात, रचना इधर लिख दीजिएगा। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली इनके महत्वपूर्ण रचना है। अब आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला है प्रश्न नंबर 27 कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस पेपर में न आया हो। तो कोई श्लोक लिखना है 2 नंबर के लिए जो इस पेपर में ना आया तो कोई लिख दीजिए। मैं 2 बता दिया हूं, 2 में से कोई एक आप लिख दीजिएगा। देखिए प्रश्न उत्तर संख्या 27 मैंने पहला लिखा है बंधम मरणो वापी जयो वापी पराजया उभयत्र समो वीर वीरभाव ही वीरता, पहला लिख दिया। दूसरा कि सर्वे भवन्ति सुखिनम सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। याद रहे कि एग्जाम में 2 नहीं लिखना, एग्जाम में आपको एक ही लिखना है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर यहाँ पे 28 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 28 क्या है? प्रश्न नंबर 28वां यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए। आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, एक पीछे 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। तो देखिए लिखोगे कैसे। प्रश्न उत्तर संख्या 28, इसने पहले और तीसरे का उत्तर दिया है। पहले का और तीसरे का उत्तर इसने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, तो यहाँ से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। अगला है प्रश्न नंबर 29वां। देखिए प्रश्न नंबर 29 क्या है? निबंध होगा। प्रश्न नंबर 29 है मेरे प्यारों कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध के 7 नंबर के लिए निबंध है। आपके पास यहाँ पे 4 निबंध किए हैं, चारों में से कोई एक ही लिखना है। मैंने लिखवाया विज्ञान वरदान और अभिशाप पे। ठीक है। तो लिखोगे प्रश्न उत्तर संख्या 29, पहला विज्ञान वरदान और अभिशाप। पहले रूपरेखा हेडिंग डालोगे। रूपरेखा में जितनी भी आपको हेडिंग डालनी होगी सब लिखोगे। पहली प्रस्तावना, दूसरा विज्ञान वरदान के रूप में, तीसरा मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान,
चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान, यातायात के क्षेत्र में विज्ञान, फिर कृषि के क्षेत्र में विज्ञान, विज्ञान के अभिशाप के रूप में फिर उपसंहार। तो ऐसे आप हेडिंग बना के रूपरेखा में पहले लिख लेना। फिर पहली हेडिंग प्रस्तावना होनी चाहिए। देखिए प्रस्तावना में लिखोगे कि आज का जो युग है वह विज्ञान का युग है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। प्राचीन काल में असंभव समझे जाने वाले तथ्यों को विज्ञान ने संभव कर दिखाया है। छोटी सी सुई से लेकर आकाश की दूरी नापते हवाई जहाज तक सभी विज्ञान की देन है। विज्ञान ने एक और मनुष्य को जहां अपार सुविधाएं प्रदान की है, वहीं दूसरी ओर दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि नाभिकीय यंत्र आदि के विध्वंसकारी आविष्कारों ने संपूर्ण मानव जाति को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतः एक ओर तो यह मनुष्य के लिए वरदान है, तो वही दूसरी ओर समस्त मानव सभ्यता के लिए अभिशाप भी है। यह आपको प्रस्तावना पहले से लिखना है। इसके बाद लिखिएगा कि विज्ञान वरदान के रूप में लिखिएगा, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी प्रकार विज्ञान ने जहां सुई का आविष्कार किया तो वहीं तलवार का भी। ऐसे में विज्ञान के कुछ लाभ निम्नलिखित हैं। कौन कौन? तो पहला, मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान। लिखोगे मनोरंजन के क्षेत्र में जो विज्ञान है वो सचमुच में वरदान सिद्ध हुई है। इसने हमारे लिए विभिन्न मनोरंजन के साधनों को उपलब्ध कराया है। इस दृष्टि से दूरदर्शन की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चलचित्र, वीडियो गेम, फोटो कैमरा, टेप रिकॉर्डर, वीसीआर, वीडियो आदि विज्ञान की देन है। फिर डालना चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान का क्या महत्व है। लिख दीजिए थोड़ा सा कि विज्ञान ने चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। इसने ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, क्षय रोग जिसे टीबी बोलते हैं, प्राण घातक असाध्य रोगों को भी साध्य बना करके जीवन को स्वस्थ रहने में योगदान प्रदान किए हैं। इसके बाद अगली हेडिंग डालोगे, देखिए 7 नंबर है, तो एग्जामिनर सोचेगा कि आप बढ़िया लिखो। ठीक है, यातायात के क्षेत्र में लिखना कि रेलगाड़ी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि विज्ञान के अद्भुत देन है। मालवाहक साधक भी विज्ञान ने एक से एक बढ़कर प्रदान किए हैं। अगली हेडिंग होगी विज्ञान के अभिशाप के रूप में। लिखना कि जहां एक और विज्ञान ने मानव जीवन को आसान कर दिया, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के बढ़ते प्रभाव से आज जो मानवीय श्रम की जगह है वो यंत्रों ने ले ली है, जिससे समाज में बेकारी की समस्या खड़ी हो गई है। इतना ही नहीं, विज्ञान के अधिकतर उपयोग से शत्रु देश स्वयं को शक्तिशाली दिखाने के लिए इसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब होगा लास्ट उपसंहार, थोड़ा सा लिख दीजिएगा कि आज विज्ञान सचमुच में हमारे जीवन के लिए एक अपूर्व और अद्भुत वरदान सिद्ध हो रहा है। यह वास्तव में मनुष्य द्वारा उत्पन्न किया गया है, मनुष्य के लिए बेजोड़ वरदान है। बस काम खत्म मेरे प्यार बच्चों। अगला प्रश्न आ जाइए। लास्ट प्रश्न मेरे प्यार बच्चों, देखिए क्या है कि बोला है कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। 4 नंबर के, अगर नहीं आता है तो अथवा करके एक और दिया हुआ है, तो मैं पहला ही वाला बता देता हूं कि अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को आप धन्यवाद पत्र कैसे लिखोगे। देखिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले प्रश्न उत्तर संख्या 30 डालिए और जो लिख रहे उसको उतार दीजिए। जैसे अपने जन्मदिन पर मित्र द्वारा भेजे गए उपहार के लिए मित्र को धन्यवाद पत्र लिखिए। नोट कर दिया आपने। फिर देखिए सबसे पहले आप एड्रेस लिखिए, जैसे 25 टी नगर, चेन्नई, तमिलनाडु। एड्रेस हो गया। एड्रेस के बाद दिनांक लिखिए। दिनांक के बाद लिखिए प्रिय मित्र अंजलि, बहुत प्यार। इसके बाद अपना पूरा का पूरा फीलिंग्स जो है उसमें लिख डालिए। जैसे आशा करते हैं कि तुम और तुम्हारे परिवार के सभी सदस्य सकुशल होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमने मेरे जन्मदिन पर जो शुभकामना संदेश एवं उपहार भेजा है उसके प्रति मैं तुम्हारा आभार व्यक्त करती हूँ। उपहार के रूप में तुमने जो मेरे लिए एक सुंदर घड़ी भेजी है वह मेरे सभी परिजनों को बहुत पसंद आई और मुझे तो खास तौर पर पसंद आई है। सभी लोग इस उपहार को देखकर खुश हैं। ठीक है, इसके बाद कुछ बचा है तो आपको इधर लिखना है, खुश हैं और तुम्हारे उपहार की क्या कर रहे हैं, तारीफ भी किया है। फिर तुम्हारा प्रिय मित्र, फिर अपना नाम लिख दीजिएगा। नाम नहीं लिखा जाता है, वैसे आप नाम की जगह पे क ख आप ग यह वाला लिख दीजिएगा, नाम मत लिखिएगा। ठीक है, अब यह पेपर का पूरा सोल्यूशन मैंने बता दिया आप लोगों को, पूरा का पूरा सोल्यूशन आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और यह पेपर को मेरे प्यारे बच्चों आपको तैयार कर लेना है। अगर आपको चाहिए मेरे प्यारे बच्चों 95%, तो ये पेपर बिल्कुल आपका तैयार होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।